नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में शामिल भारत और ज्ञान व विवेक का उद्गम माना जाता है, लेकिन भारत को एक अंधकारमय दौर से गुजरना पड़ा। आज के दिन सबसे पहले हम उन सूरवीरों को याद करते हैं जिन्होंने मातृभूमि को विदेशी शासन की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी दी। देशवासियों नमस्कार। इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सबको संबोधित करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई देती हूँ। आज से 75 वर्ष पहले 26 जनवरी के दिन ही भारत गणराज्य का आधार ग्रंथ यानी भारत का संविधान लागू हुआ था। लगभग 3 वर्ष के विचार विमर्श के बाद संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान को अंगीकृत किया था। इसी उपलक्ष्य में 26 नवंबर का दिन वर्ष 2015 से संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस का उत्सव सभी देशवासियों के लिए सामूहिक उल्लास और गौरव का विषय है। ये कहा जा सकता है कि किसी राष्ट्र के इतिहास में 75 साल का समय पलक झपकने जैसा होता है, लेकिन मेरी विचार से भारत के पिछले 75 वर्षों के संदर्भ में ऐसे बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। ये वो कालखंड है जिसमें लंबे समय से सोई हुई भारत की आत्मा फिर से जागी है और हमारा देश विश्व समुदाय में अपना समुचित स्थान प्राप्त करने के लिए अग्रसर हुआ है। विश्व के प्राचीनतम सभ्यताओं में शामिल भारत को ज्ञान और विवेक का उद्गम माना जाता था, लेकिन भारत को एक अंधकारमय दौर से गुजरना पड़ा। औपनिवेशिक शासन में अमानवीय शोषण के कारण देश में घोर गरीबी व्याप्त हो गई। आज के दिन सबसे पहले हम उन शूरवीरों को याद करते हैं जिन्होंने मातृभूमि को विदेशी शासन की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी दी। उनमें से कुछ स्वाधीनता सेनानियों के बारे में लोग जानते हैं, लेकिन बहुतों के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। इस वर्ष हम भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मना रहे हैं। वे ऐसे अग्रणी स्वाधीनता सेनानियों में शामिल हैं जिनकी भूमिका को राष्ट्रीय इतिहास के संदर्भ में आप समुचित महत्व दिया जा रहा है। 20वीं सदी के आरंभिक दशकों में स्वाधीनता सेनानियों के संघर्षों ने संगठित राष्ट्रव्यापी आंदोलन का रूप ले लिया। देश का सौभाग्य था कि महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और बाबा साहेब आम्बेडकर जैसे महान विभूतियों ने हमारे देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को फिर से जीवंत बनाया। न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता केवल सैद्धांतिक अवधारणाएं नहीं हैं, जिनका परिचय हमें आधुनिक युग में प्राप्त हुआ है। ये जीवन मूल्य तो सदा से हमारी सभ्यता और संस्कृति का अंग रही है। नव स्वाधीन भारत के संविधान और गणराज्य के भविष्य को लेकर जो आलोचक संदेह व्यक्त करते थे, उन लोगों को इन्हीं जीवन मूल्यों के बल पर पूरी तरह से गलत सिद्ध किया जा सका। भारत के गणतांत्रिक मूल्यों का प्रतिबिंब हमारी संविधान सभा की संरचना में भी दिखाई देता है। गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने के लिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांतो भारत पहुंच चुके हैं। प्रोबो सुबियांतो गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लेने वाले इंडोनेशिया के चौथे राष्ट्रपति हैं। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांतो की मौजूदगी में दिल्ली के हैदराबाद हाउस में भारत और इंडोनेशिया के बीच समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने इंडोनेशिया राष्ट्रपति का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भारत के पहले गणतंत्र दिवस के मौके पर इंडोनेशिया मुख्य अतिथि देश का था और यह हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर भी इंडोनेशिया एक बार फिर इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा है। के पहले गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया
हमारा मुख्य अतिथि देश था और यह हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि जब हम गणतंत्र के 75 वर्ष मना रहे हैं, इंडोनेशिया एक बार फिर इस ऐतिहासिक अवसर का हिस्सा बना है। इस अवसर मैं राष्ट्रपति प्रभो उसका भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। 2018 में मेरी इंडोनेशिया यात्रा के दौरान हमने अपने साझेदारी को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में आगे बढ़ाया था। आज राष्ट्रपति प्रबोवो के साथ आपसी सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा हुई। रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए हमने तय किया है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन में साथ काम किया जाएगा। हमने मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और डी रेडिकलाइजेशन में सहयोग पर भी बल दिया है। आज मैरीटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी में हुए समझौते से क्राइम प्रिवेंशन, सर्च एंड रेस्क्यू और कैपेसिटी बिल्डिंग में हमारा सहयोग और मजबूत होगा। पिछले कुछ वर्षों में हमारी द्विपक्षीय व्यापार में तेजी आई है और पिछले वर्ष यह $30 बिलियन से अधिक हो गया है। सीईओ फोरम की बैठक और निजी क्षेत्र में जो समझौते हुए हैं उनका हम स्वागत करते हैं। फिनटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में हमने आपसी सहयोग को और सशक्त करने का निर्णय लिया है। हेल्थ और फूड सिक्योरिटी के सेक्टर में भारत अपने अनुभव जैसे कि मिड डे मील स्कीम और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंडोनेशिया के साथ साझा कर रहा है। हमने तय किया है कि एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस और स्टेम एजुकेशन के क्षेत्रों में भी साथ मिलकर काम किया जाएगा। दोनों देशों की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज के बीच ज्वाइंट एक्सरसाइज की जाएगी। साथियों, भारत और इंडोनेशिया के संबंध हजारों वर्ष पुराने हैं। रामायण और महाभारत से प्रेरित गाथाएं और बाली यात्रा हमारे लोगों के बीच अनवरत सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों के जीते जागते प्रमाण है। मुझे खुशी है कि इंडोनेशिया में बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर के बाद अब हम प्रम्बानन हिंदू मंदिर के संरक्षण में भी योगदान करेंगे। साथ ही वर्ष 2025 को भारत आसियान ईयर ऑफ टूरिज्म के रूप में मनाया जाएगा। इससे भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। साथियों, आसियान और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में इंडोनेशिया हमारा महत्वपूर्ण पार्टनर है। इस पूरे क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, समृद्धि और रूल बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए हम दोनों प्रतिबद्ध हैं। हम सहमत हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सुनिश्चित होना चाहिए। हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी में आसियान यूनिटी और सेंट्रलिटी को बल दिया गया है।
G20 आसियान, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जैसे मंचों पर हम मिलकर काम करते रहे हैं और अब हम इंडोनेशिया की ब्रिक्स सदस्यता का भी स्वागत करते हैं। इन सभी फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते अगली खबर का। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र का तीसरा हिस्सा दिल्ली में जारी किया है। इसे पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया है। इस दौरान शाह ने आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन पर झूठ बोलने और अपने वादे पूरे न करने का आरोप लगाया। इस मौके पर अमित शाह ने केजरीवाल के उस आरोप का जवाब भी दिया जिसमें उन्होंने बीजेपी पर आपके वादे कॉपी करने का आरोप लगाया था। मोदी जी ने स्वयं कह दिया कि कोई गरीब कल्याण की योजना बंद नहीं होने वाली है। दिल्ली वालों, ये केजरीवाल झूठ फैला रहा है और इन्होंने जो वादे पूरे नहीं किए हैं उसको भी हम पूरा करने का काम करेंगे हमारे संकल्प पत्र के हिसाब से। इन्होंने केवल एक ही काम किया है, धोखा देने का काम। कनेक्टिविटी के नाम पर टूटी सड़कें देने का नाम, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर मेडिकल टेस्ट में घपला करने का काम और बारिश में दिल्ली की सड़कों को झील बनाने का काम एक केजरीवाल ने किया है और कोई काम नहीं किया है। भाइयों बहनों, केजरीवाल जी ने सुशासन नाम का शब्द ही समाप्त कर दिया है। आज मैं यहां रजौरी गार्डन की ये पूरी भीड़ को, हमारे हजारों मतदाताओं को, भाइयों को, बहनों को पूछने आया था। इन्होंने कहा था कि रिहायशी इलाकों से शराब की दुकानें बंद कर देंगे। बंद हुई है क्या? अरे जोर से बोला, हुई है? उल्टा स्कूलों, मंदिरों और गुरुद्वारा के आसपास शराब की दुकान खोलने का निर्णय किया और हजारों करोड़ का घपला, घोटाला, भ्रष्टाचार किया। मोदी जी ने कठोरता से काम किया और उनको, उनके मंत्रियों को जेल में डालने का काम किया। पिछले 10 साल में बहुत काम कर रहे हैं दिल्ली को ठीक करने के लिए। रात दिन 24 घंटे मेहनत करी है। मेरी 2015 में पहली बार सरकार बनी थी। 2014 की गर्मियां याद करो, 6-6, 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे, बिजली जाया करती थी। जब शीला जी की सरकार थी, जाती थी कि नहीं जाती थी? जनरेटर इस्तेमाल करने पड़ते थे, इन्वर्टर इस्तेमाल करने पड़ते थे। अब बिजली तो नहीं जाती, नहीं जाती ना। अब जनरेटर तो नहीं चाहिए, इन्वर्टर की जरूरत नहीं पड़ती। बड़ा काम कर दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। बीजेपी वालों की 20 राज्यों में सरकार है, 20 राज्यों में। हर जगह 6-6 घंटे, कहीं 24 घंटे बिजली नहीं है इनकी। गुजरात में तो 30 साल से सरकार है, गुजरात में भी 6-6, 7-7 घंटे के पावर कट लगते हैं। उत्तर प्रदेश बगल में है। प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के आयोजन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और श्रद्धालुओं के साथ त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने की बात की, जहां उन्होंने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि हम महाकुंभ के आयोजन में जुड़ रहे हैं। हमारी सेना सीमा पर सुरक्षा का काम कर रही है। साधु संतों के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना संबोधन दिया। धर्म पर संकट आएगा तो भारत के अंदर का कोई भी पंथ और संप्रदाय अपने आप को फिर सुरक्षित महसूस न करे। और संकट सबके ऊपर आएगा, इसलिए संकट की नौबत आने न पाए, इसके लिए एकता का संदेश, एकता का संदेश। आपने देखा होगा
क्या पवित्र भाव के साथ महाकुंभ का आयोजन, कोटि कोटि श्रद्धालु आ रहे हैं। आज यहाँ पे प्रयागराज में कुंभ क्षेत्र में, कुंभ मेला क्षेत्र में, कुंभ महानगर इस कुंभ महानगर में 2 करोड़ श्रद्धालु वर्तमान में इस समय यहां पे है। सभी सड़कें चौक हो चुकी है, एकदम भरा हुआ है और लगातार ये चलेगा। आप अनुमान करिए, हमारे पूज्य संत जन दुनिया के तमाम देशों में जाते हैं। पूज्य अवधेशानंद जी महाराज, पूज्य परमात्मानंद जी महाराज, पूज्य निर्मलानंद नाथ जी महाराज, अन्य हमारे पूज्य संत जन दुनिया के तमाम देशों में जाते हैं। आप मुझे बताइए कि पिछले 10 दिनों के अंदर महाकुंभ के संगम में, त्रिवेणी के पावन संगम में 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अब तक स्नान कर चुके हैं कल। और अगले 35 दिन के अंदर, जो बचे हुए 35 दिन हैं, इन 35 दिनों में ये संख्या पहुंचेगी 45 करोड़ तक। दुनिया के अंदर कितने देश हैं? दुनिया के अंदर कितने देश हैं जो 45 करोड़ लोगों को एक अस्थायी सिटी में आमंत्रित करके उनको जोड़ने का संदेश दे रहा है? और दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा देश है और जहां पर कोई भूखों नहीं सो सकता? किसी भी अखाड़े में जाएंगे, किसी भी शिविर में जाएंगे। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने मिल्कीपुर चुनाव को लेकर सपा के जीतने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग खुद महिलाओं का अपमान करते हैं, सपा महिलाओं का सदा सम्मान करती है। बीजेपी के नारे से चुनाव पर कुछ होने वाला नहीं है, जनता हकीकत जानती है। हमारे इंडिया वॉइस संवाददाता आसिफ ने सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल से बात की है। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला दिख रहा है। दोनों के लिए यह सीट काफी अहम है। हमारे साथ मौजूद हैं सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी, जिनसे बात करते हैं कि आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ एक अहम मीटिंग बुलाई, क्या निर्देश दिया है? देखिए, समाजवादी पार्टी इस समय पूरे देश के शोषितों, वंचितों, पीड़ितों की लड़ाई लड़ रही है। संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का हनन हो रहा है और लोकतंत्र में प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार वोट देने से वोटरों को रोकने का काम पुलिस के बल पर कर रही है। इसलिए आज की मीटिंग में निर्णय लिया गया है कि हम लोग अपने लोगों के बीच में जाएंगे, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए लोगों को बताने का काम करेंगे। और सच यही है कि समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर विधानसभा 100% जीत करके आएगी। सपा यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर में एक भाषण दिया कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। उन्होंने निशाना साधा, चाहे नवाब सिंह यादव हो या फिर अयोध्या में किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी। क्या लग रहा है इन नारों से कुछ बदलाव दिखेगा? प्रदेश और देश की जनता देख रही है, इनके सभी नारे खोखला हैं और झूठे हैं। इन्होंने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया, बेटियां विद्यालय में पढ़ने के लिए जाती हैं, घर वापस सुरक्षित नहीं आ पा रही हैं। और पूरा भारत ही नहीं, पूरी दुनिया मणिपुर को देखा। पूरी दुनिया के लोगों ने उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं के साथ जो अत्याचार, बलात्कार हो रहे हैं, तमाम घटनाएं हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक लिप्त हैं। तो ऐसी स्थिति में पूरी जनता ये समझ चुकी है कि ये चाहे जितना
किसी के प्रति कोई नारा दें। अगर महिलाओं का सम्मान इस देश में किया है तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने किया है, और उसी अंबेडकर जी के संविधान के द्वारा डॉक्टर लोहिया के विचार, और जब भी कभी अवसर धरती पुत्र नेताजी मुलायम सिंह को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर जाने का अवसर मिला है, प्रदेश की महिलाओं की उनकी शिक्षा के लिए, उनके त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव में महिलाओं के रिजर्वेशन के लिए काम किया। जो आज त्रिस्तरीय पंचायत के तीनों क्षेत्रों में महिलाओं ने उस रिजर्वेशन के माध्यम से सम्मान पा रही हैं। अगर नारों की बात करें तो यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा हरियाणा में दिया, और हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी। क्या कितना इत्तेफाक रखते हैं? ऐसा है कि बंटने और कटने का काम जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने दिया है, बांटने और काटने का काम तो मनु जी ने किया है, और उन्होंने ऐसी व्यवस्था बना दिया कि सभी लोगों को जात वर्ग मजहब में डाल दिया, और जब विभेद पैदा कर दिया, एक दूसरे में अलगाव पैदा कर दिया। आज भी कहीं हिंदू के नाम पर, कहीं मुसलमान के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर ये बांटने वाले लोग यही लोग हैं। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से सवाल करता हूं कि उन्हीं के लोग हैं जो लोगों को बांटने और काटने का काम किया। जी बिल्कुल, सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी का कहना है कि मिल्कीपुर चुनाव समाजवादी पार्टी जीतेगी, और आज जो बैठक हुई थी उसमें कार्यकर्ताओं और नेताओं को मजबूती से चुनाव लड़ने का निर्देश भी दिया है। हालांकि जिस तरह से नारों को लेकर अभी चर्चा बनी हुई है, और साथ ही साथ नारों के बल पर जिस तरह से चुनाव जीतने की जो रणनीति अपनाई जा रही है, इस पर भी सपा प्रदेश अध्यक्ष ने कटाक्ष किया है। आने वाला चुनाव परिणाम किसके पक्ष में रहता है यह समय ही बताएगा। आसिफ बेग, राहुल पाठक के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।